हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी और आप देख रहे हैं लेट्स लर्न विथ अंबिका। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पे आपका ज्योग्राफी का बहुत ही बेहतरीन क्लास स्टार्ट होने वाला है और ये एक सीरीज़ की तरह हम लेके चलेंगे जहाँ पे आपको बहुत अच्छे से टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाएगा। आज को जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सामान्य परिचय। सामान्य परिचय में हम क्षेत्रफल से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे, अक्षांशीय विस्तार, भारत एवं कर्क रेखा, मानक समय, दूरस्थ बिंदु जिसमें आपका जो सीमावर्ती यहाँ पे पूछा जाता है बॉर्डर से प्रश्न वो रहेगा। इसके बाद जो है ये 6 कुछ पॉइंट रहने वाले हैं, तो ये 6 पॉइंट पर आज हम डिस्कस करेंगे और पूरा टॉपिक वाइज ही आपका चलने वाला है। इसके बाद हम भौतिक विभाजन देखेंगे। ठीक है, भौतिक विभाजन के अंदर आता है आपका प्राकृतिक प्रदेश, जिसमें फिर पर्वतीय प्रदेश आता है, फिर दक्षिण और मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ, पहाड़ियाँ, पर्वत चोटियाँ, घाटियाँ, दर्रे, इस प्रकार से टॉपिक वाइज ही आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये जो बुक है आपका घटना चक्र का बुक है और बेस्ट रहता है आपके यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए। तो बहुत ही अच्छे से एक एक टॉपिक को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं और एक टॉपिक पे जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सब आपको इसमें देखने को मिलेंगे और इस प्रकार से हमारा ये पूरा चलेगा क्वेश्चंस का सीरीज़। तो चलिए फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये सारा टॉपिक आपने देखा, ये सारा टॉपिक आपका रहने वाला है। फिर आपका विश्व का भूगोल भी है। ठीक है, तो ये सारा कुछ यहाँ पे रहने वाला है और आगे हम इसमें बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सामान्य परिचय से। देखिए यहाँ पे कुछ परिचय भी आपका दिया गया है, लेकिन हम थ्योरिकल पार्ट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस पर फोकस करेंगे। थ्योरिकल पार्ट के लिए एनसीईआरटी सीरीज़ आप ज़रूर फॉलो करें। मुझे जैसे टाइम मिलता है मैं 9th क्लास का 3rd चैप्टर तक हमने कवर कर लिया है। क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 हमारा पूरा अच्छे से कवर हो चुका है। क्लास 9 में चैप्टर 3 तक हमने कवर किया है, तो उसको भी मैं कोशिश करूँगी कि किसी समय एक ही दिन में जो है स्टार्ट इसको कराया जाए। अदरवाइज़ आपका ये जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन चल रहा है ये तो रहेगा ही। तो यहाँ पे पहला ही हमारा क्वेश्चंस है वो है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे जितना भी आप बीपीएससी का जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो जीके जीएस का आपका 40 मार्क्स का क्वेश्चंस पूछा जाता है और जो पीआरटी में 120 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और लगभग जो है यहाँ पे आपके 8 मार्क्स जो है लगभग ज्योग्राफी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ये। टेलीग्राम पर मैंने पोल लिया था तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी का लगभग सेम पोल था। तो हिस्ट्री जो है मैंने आपको पिछले बार भी करवाया था। अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में उसको डाल दूंगी, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा या फिर आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए। आपको जो भी क्लास वहाँ चाहिए होगा आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको उसकी लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। तो पूरा आधुनिक भारत आपको मैंने वहाँ पे करवाया है। सेम वही चीज़ रिपीट करना फिर से, वो जब टाइम हमें इनफ मिलेगा तब हम करेंगे, पर फिलहाल हम ज्योग्राफी क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये नहीं करवाया गया था पिछली बार आपको जो है, जब हम टीआरडी 3 का तैयारी कर रहे थे उस वक्त मैंने आपको पूरा मॉडर्न हिस्ट्री करवाया था। जिसके बाद आपको मॉडर्न हिस्ट्री का एक अलग से जो आता है आपका भारतीय राष्ट्रीय जो आपका INM आता है मूवमेंट, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, उसको मैंने अलग से थ्योरी वाइज भी कवर करवाया था। तो आप थोड़ा सा खंगालिए, थोड़ा सा आप प्लेलिस्ट में अगर जाएंगे ना तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और आपको अगर नहीं मिलता है तो टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आप मुझसे जो भी क्लासेस मांगेंगे मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी। ठीक है, तो वो सारा कुछ मैंने आपको पहले भी करवाया है। जनरल साइंस का भी मैंने आपको लगभग 9-10 क्लास 9-10 तक का आपको जो है दृष्टि की बुक से मैंने करवाया था। तो जो भी देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं, आपके लिए ऑलरेडी क्लासेस उपलब्ध हैं, तो उसको जाके देखिए, टाइम को वेस्ट मत कीजिए। और हम फटाफट सब स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, तभी मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल पाएंगे। क्योंकि अब आपको रोज़ाना बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। कभी कभी कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से मैं क्लासेस नहीं ले पाती हूँ, क्योंकि मुझे समय बहुत कम ही मिलता है इस क्लासेस के लिए। ठीक है, तो जो मुझे समय मिलता है मैं कोशिश करती हूँ कि उसमें आपके लिए बेहतरीन कंटेंट लेकर के आऊँ। तो जो भी आपका समय अब रहने वाला है वो आपके लिए पूरी तरह से बेनिफिशियल रहेगा। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको कथन सही में बताना है। तो पहला ही क्वेश्चन यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट वाइज दिया गया है और ये बहुत अच्छा रहता है आपके प्रैक्टिस के दृष्टिकोण से।
कि आपको एक ही क्वेश्चन में 4 फैक्ट्स दिए हुए हैं जिसको आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। आप चाहे तो इसका नोट्स जैसा बना सकते हैं क्वेश्चन से, कि आपको टॉपिक वाइज कुछ कंटेंट मिल रहा है, उस टॉपिक को आप अच्छे से उस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, बाद में इसको रिवीजन कर लीजिएगा। एक बेस्ट तरीका मैं आपको बता रही हूँ, बिना किसी प्रकार के झंझट के और बिना किसी नोट्स के आप जो है इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। अब देखिए, भारत विश्व का 6ठा सबसे बड़ा देश है, तो आपसे सही वाला पूछा है, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि विश्व जो है, विश्व में भारत का जो स्थान है वो 6ठा नहीं 7वां है। ठीक है, भारत संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 2.4% तो आपका बिल्कुल जो यहाँ पे होगा सही हो जाएगा। कर्क रेखा जो है वो देश के बीच से गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है, तो ये भी आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत पूरी तरह से उष्ण ही नहीं उपोष्ण में भी आपका आ जाता है। तो हालांकि मैंने आपको काफ़ी बार ये बताया है, जब मैं आपको ज्योग्राफी मैंने काफ़ी टाइम्स पहले भी आपको पढ़ाए हैं, पर आप रेगुलर होंगे अगर मेरे क्लास में तो आपको पता होगा कि यहाँ पर जो पृथ्वी है आपका, ये जो आपका जिसको आप कहते हैं इक्वेटर, ये जो आपका भूमध्य रेखा है, ठीक है, भूमध्य रेखा मतलब भू को बीचों बीच मध्य में काटता है, इसलिए इसको भूमध्य रेखा कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं, 0 डिग्री पे ये होता है। और यहाँ से जो आपको पता है, ये जो कर्क रेखा है और इधर आपका मकर रेखा है, और जो इस तरफ जो आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपका उपोष्ण आता है, ये आपका कर्क रेखा है, ठीक है, और ये आपका उपोष्ण है। जो बिहार वाला जो इलाका है आपका, वो उपोष्ण के अंदर ही आ जाता है। तो आप एक तरह से मान के चलिए कि जो आपका इधर वाला जो आपका ये जो भारत का पूरा एरिया है वो आपका इस तरफ है, उत्तरी गोलार्ध में है, आपको पता है। तो ये उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी गोलार्ध में है, तो आपका इस एरिया में आपका पृथ्वी के आता है, इसलिए यहाँ पे आप देखेंगे कुछ इस तरह से आपका जो ये जो स्थिति है आपका, यहाँ पे भारत है, और ये आपका उष्णकटिबंधीय, ये आप जानते हैं कि ये वाला पूरा एरिया उष्णकटिबंधीय कहलाता है, और इसके ऊपर वाला एरिया आपका उपोष्ण कहलाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि उष्ण और उपोष्ण दोनों ही आपका भारत के अंदर आता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ये वाला भी पॉइंट आपका गलत हो जाएगा, तो सिर्फ 2 और 3 ही यहाँ पे सही है। क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे 2 और 3 सही है, तो सी ऑप्शन सही होना चाहिए बिल्कुल। तो 3 ऑप्शन आपका सही है, और यहाँ पे जो बातें कही गई हैं उसको एक बार देख लीजिए। जैसे देखिए 7वां स्थान है भारत का विश्व में, याद रखिएगा 6ठा नहीं है। संपूर्ण भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, इसको अच्छे से यहाँ पे देखिए 0 डिग्री 45 मिनट से 47 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है, जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में कितना है 23.5 डिग्री जो है उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश के मध्य है। तो इसको आप इतना ध्यान मत रखिए, बस इतना याद रखिए कि आपका उष्ण और उपोष्ण दोनों से ये होकर के गुजरती है, ठीक है। और 2.4% जो है ये पूरे विश्व का भारत जो है एक क्षेत्रफल रखता है अपना, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका निम्नलिखित बताना है भारत के बारे में क्या सही है। तो देख लेते हैं, भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। अब देखिए पहला ही क्वेश्चन से आपको दिमाग में आना शुरू हो गया होगा, तो ये अब आपको याद हो गया होगा कि हम लोग का कितना नंबर है, 7वां रैंक है, ठीक है। तो 5वां तो है नहीं, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तो यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग अधिकृत किए हुए है। तो भारत बिल्कुल आपका 2.4 किया हुआ है, 2.4%, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। समूचा भारत जो है वो उष्णकटिबंधीय में स्थित है, तो आपको बताया मैंने उष्णकटिबंधीय के साथ साथ उपोष्ण कटिबंधीय में भी आता है, तो ये आपका अगेन गलत हो जाएगा। 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस प्रकार के कंटेंट आप कहाँ से जानेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे, तो मैंने ये सारा आपको टॉपिक करवाया हुआ है। जब हम एनसीईआरटी कवर कर रहे थे तो हमने बहुत सारा एनसीईआरटी कवर कर लिया है ऑलरेडी। मैं आपको लिंक जो है प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से जाके आप ज़रूर देख लीजिएगा एक बार। और बहुत जल्द मैं कोशिश करूँगी कि ये जो बचा हुआ है इसको मैं कम से कम फटाफट से निपटाऊँ, क्योंकि आपका एक थ्योरी हो जाता है तो फिर क्वेश्चंस करने में और मज़ा आता है ना, और ये सब आपके लिए बहुत इजी हो रहा होगा। तो 2 और 4 ऑप्शन यहाँ पे सही है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। आप देख रहे हैं 2 और 4 बिल्कुल डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, वही बात यहाँ बताया गया, तो इसको देखने का ज़रूरत है नहीं।
आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कितना रैंक है। तो आपको अभी भी हमने बताया, अब आपको मैं यकीन मान के कह सकती हूँ कि याद हो गया होगा कि 7वां रैंक जो है वो भारत का है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारतवर्ष जो है आकार में विश्व का कितना है। अब तो ये आपको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा, तो 4th का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 7वां सबसे बड़ा देश है। तो देख रहे हैं कि एक ही क्वेश्चन को कितने प्रकार से पूछा गया है, प्रत्येक प्रीवियस एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा गया है। अब यहाँ देखिए बताना है थोड़ा सा, अब यहाँ पे अलग है, यहाँ पे परसेंटेज में क्वेश्चन है। चलिए देखिए बताएंगे, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति का कितना % जनसंख्या है, ये बताना है। 16% है, 17% है, 18% है या 28% है। संपूर्ण मानव जाति का कितना % है, तो याद रखिए 5th नंबर में राइट ऑप्शन हो जाएगा 17% है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये भी डेटा याद रखना है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, तो 32.8 समथिंग करके भी आप इसको याद रख सकते हैं, या इसका एग्जैक्ट डेटा भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, याद रखिए 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का कितना है, 2.4% है, जबकि भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5, जो आपका 2011 का जनगणना जो है आपका अंतिम आंकड़ा जो है अभी तक का, उसके अनुसार आपका 17.5 है। तो यहाँ पे आपका 17% आ रहा था, तो हम यहाँ पे 17% को लेकर के गए ऑप्शन में। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे 17.5 आपको एग्जैक्ट डेटा। आगे बढ़ते हैं, भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं, गांव पूछ रहा है, तो देख लेते हैं। 5 लाख नहीं है, 6,30,000 भी नहीं है, तो ये 2 ऑप्शन तो नहीं है। आगे देखिए 8 लाख भी नहीं है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, डी हो जाएगा यहाँ पे। याद रखिएगा कितना है, तो इसका एग्जैक्ट डेटा आपको याद रखना है। एग्जैक्ट नहीं भी तो यहाँ पे याद रखिएगा कि 6,40,000 समथिंग है, 6,40,000 समथिंग है, 900 कुछ है, एग्जैक्ट मुझे भी याद नहीं आ रहा, 6,40,900 कुछ है। मैं देख लेती हूँ, देखिए यहाँ पे दिखा रहा है 6,40,932 जो है यहाँ पे भारत में गाँव की संख्या बताई गई है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। ठीक है, अभी आपको यही याद रखना है क्योंकि अभी आपका जनगणना तो हुआ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सही जोड़ा कौन सा नहीं है। तो हमेशा ही एग्ज़ाम में इसको ज़रूर देखा कीजिए कि आपसे सही पूछ रहा है या गलत पूछ रहा है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो अभी मैंने आपको बताया 3.28, ठीक है, 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। 7th नंबर का आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये तो सही है। अक्षांशीय विस्तार ऐसे यहीं से याद कर लो आप कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर जो आपका है, ये अक्षांशीय विस्तार है। और रेखांशीय विस्तार या फिर कह सकते हैं देशांतरीय विस्तार, वो आपका 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व है, तो ये भी आपका सही है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, यानी कि यही सही हो जाएगा क्योंकि आपसे गलत वाला ही पूछा है। क्योंकि आपको भी पता है कि राज्यों की संख्या कितनी है, 28 है ना, 26 तो नहीं है, तो गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है फिर से कि असत्य कौन सा है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, सही है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका 2016 में पूछा गया है, तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो विश्व का दूसरा ही राष्ट्र हुआ। लेकिन अब जो आपका अभी का समय, देखिए अभी आपका जनगणना नहीं हुआ है, तो लेकिन आपको खुद भी पता होगा कि भारत अब जो है नंबर 1 पे पहुंच चुका है। लेकिन इसके अकॉर्डिंग ये भी जो है सही है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है, तो ये भी सही है। भूमि सीमा का विस्तार कितना है, 15,200 किलोमीटर। और सर्वप्रथम सूर्योदय जो है वो मिजोरम में नहीं होता है, वो कहाँ होता है, आपका अरुणाचल प्रदेश से होता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपसे गलत ही पूछा गया है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आपको एक एग्जैक्ट डेटा अगर याद रखना है तो याद रखिए
कि 15,106.7 किलोमीटर आपका भूमि सीमा का विस्तार है। ठीक है, भूमि सीमा का विस्तार आप समझ रहे होंगे। जैसे कि ये आपका भारत का अगर हम बात करें तो ये जो आप देख रहे हैं ये वाला जितना भी आपका सीमा क्षेत्र है, भूमि सीमा वाला क्षेत्र है, वो टोटल कितना है तो 15,106.7 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब हम आगे देखते हैं अक्षांशीय विस्तार के कुछ क्वेश्चन। तो अक्षांशीय विस्तार तो आपको पता ही है कि क्या आपका कितना आपका है। तो बस कुछ ही क्वेश्चंस यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे, तो इसको कर लेते हैं। बस आपको डेटा याद रखना है। ठीक है, अब देखिए अभी आपने देखा था भारत विस्तृत है, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है इसमें से तो कोई भी सही नहीं है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। अभी अभी मैंने आपको दिखाया था। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर आपका क्या है, ये अक्षांशीय विस्तार है। और देशांतीय विस्तार आपका 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व आपका जो हो जाएगा वो देशांतरीय विस्तार हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से बिल्कुल याद रखिए, ये डेटा आपका कई बार पूछ लिया जाता है। आगे देखते हैं, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से एक से भी होकर गुजरता है। तो यहाँ पे बताना है कि सिक्किम से गुजरने वाला जो अक्षांश है वो आपका यहाँ पे और मतलब किस एक से होकर के गुजरता है। तो सेकंड नंबर का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। याद रखिए कि सिक्किम से गुजरने वाला जो अक्षांश है, हालांकि आपका जो है इतना डेलिब्रेट करके क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा, आईएएस में पूछा गया था 2010 में। तो किस प्रकार से क्वेश्चन और बन सकता है तो आप इसका एक अनुमान लगा सकते हैं। हालांकि आपको सिर्फ अक्षांश और देशांतरीय विस्तार का जो डेटा है वो आपको याद रखना होगा इसमें। ठीक है, इस जिले से 70 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा गुजरती है। तो देखिए आपका ये जो है इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके टीचिंग एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाएंगे, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। यहाँ पे जो क्वेश्चंस का आंसर होगा वो आप अगर देना चाहते हैं तो दे दीजिए, जैसलमेर हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो 70 डिग्री पूर्व जो है वो देशांतर आपका जैसलमेर ज़िले में है। अब देखते हैं आगे हम भारत एवं कर्क रेखा। ठीक है, यहाँ पे कुछ इसका डेटा दिया गया है। जैसे देखिए यहाँ पे दिया गया है मध्य से होके गुजरती है ये, और ये जो कर्क रेखा आपका किसके अंदर आता है, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारा इक्वेटर है। तो सबसे ऊपर जो है ये आपका क्या होता है, यही है आपका कर्क रेखा। और ये कर्क रेखा आपका कितने डिग्री मतलब झुका हुआ है तो 23.5 डिग्री, यहाँ पे 23 डिग्री यहाँ पे 30 मिनट इस तरह से, या 23.5 आप मान लीजिए, इस तरह से आपका झुका हुआ है। और इधर आपका मकर रेखा है। ठीक है, ये भी 23.5 है। फिर इधर 66.5 है जो आपका उपोष्ण वाला पार्ट हमने बताया। तो इस प्रकार से ये वाला एरिया आपका कर्क रेखा है, आपको पता होगा 8 राज्यों से होके गुजरता है। कौन कौन सा है ये इसलिए बता रही हूँ ताकि अभी क्वेश्चंस में आप गलत ना करो और कॉन्फिडेंस आपका थोड़ा बिल्ड हो। यहाँ पे मेरा मकसद सिर्फ यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को याद कराया जाए, ताकि टॉपिक वाइज जब आप चीज़ों को कवर करें तो बहुत ही आसानी से आप सारे क्वेश्चंस को हल कर पाएँ। तो गुजरात हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये पूरा आपका सीक्वेंस में दिया हुआ है, ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। और आप खुद से आंख बंद करके अगर आपने मैप पढ़ा होगा तो आप बहुत अच्छे से इस चीज़ का आंसर दे सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा आसान है, 8 राज्य आपको याद रखना है। मिथ पर गमछा झाड़ एक बहुत ही पुराना सा आपका ट्रिक है, जहाँ से भी आपको याद रखने के लिए पर्याप्त हो जाता है। अब देखिए ये आपका मैप की मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका गुजरात है, आप देख रहे हैं इतना ये आपका पार्ट। यहाँ पे एक थोड़ा सा देखिए पार्ट आपका राजस्थान से भी टच करता है, इसलिए राजस्थान भी हो जाएगा। मध्य प्रदेश तो बिल्कुल बीचों बीच जाता है। और उसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ का भी थोड़ा सा भाग, ऊपर का भाग जो है ये लिया जाता है। इसके बाद हम बात करें तो झारखंड वाला जो एरिया है, झारखंड में आपका ये पूरा आ जाएगा, जो कि उस समय में मैं बात करूं, उस समय जिस समय का ये एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, बिहार झारखंड एक हुआ करता था, तो ये एक जैसा आपको दिखने को मिल रहा होगा। हालांकि पता है आपको अभी जो बिहार का जो आपका कुछ इस प्रकार का आपका बिहार का अभी मैप है, तो ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं ये बिहार है और ये आपका झारखंड है। तो बिल्कुल झारखंड से आपका ये गुजरता है, बिहार आप आंसर नहीं करेंगे अभी के एग्ज़ाम में। और त्रिपुरा और मिजोरम यहाँ आप देख रहे हैं। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ अक्षांशीय स्थिति दी गई है, जैसे अगरतला का क्या है, मतलब ये आपको टीचिंग एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे अब देख लेते हैं, फटाक से क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा किस राज्य से होकर के गुजरती है? तो देखिए उड़ीसा तो नहीं होगा, उत्तर प्रदेश भी नहीं होगा, आंध्र प्रदेश भी नहीं होगा, बिहार झारखंड। तो बिहार उस वक्त था 1990 का ये क्वेश्चन है, तो झारखंड अभी है फ़िलहाल में, आप झारखंड याद रखिए, ठीक है, झारखंड याद रखिए, क्योंकि यहाँ पे आपका उस समय अलग नहीं हुआ था। 2000 ईस्वी में आपको 15 नवंबर 2000 को आपका जो है झारखंड और राज्य बिहार राज्य का बंटवारा हुआ, यहाँ पे आपको पता होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, अगेन आपको फिर से बताना है कर्क रेखा से होकर के गुजरने वाला कौन कौन सा है। तो गुजरात तो है, छत्तीसगढ़ भी है, उत्तर प्रदेश नहीं है, झारखंड है। तो 1, 2 और 4 कहाँ है आपका? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कर्क रेखा गुजरती है, फिर से अगेन आपको इस प्रकार से अगर आप क्वेश्चंस को करते जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। जितना भी आज करवाने वाली हूँ ना, अभी मानक समय वाला एक डिफ़िकल्ट टॉपिक माना जाता है, मानक समय से क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, फिर आपका सीमावर्ती देश से भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो ये सब आपको करवाने वाली हूँ, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। आपको एक एक क्वेश्चंस करवाया जाएगा और बहुत अच्छे से आप इस टॉपिक को लगभग याद कर पाएंगे। क्लास के एंड में आपको समझ में आएगा कि इसका बहुत सारा जो है आपने डेटा अच्छे से याद कर लिया है। जो भी फैक्चुअल है वो ज़रूर आप नोट कर लें, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है और बिल्कुल क्रिस्प शॉर्ट नोट्स आपका बनने वाला है इससे। तो यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश तो होगा, त्रिपुरा भी होगा, मिजोरम भी होगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? 6, 7, 8 या 9? तो आपको शुरुआत में ही बताया था, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 8। आगे बढ़ते हैं, भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार या झारखंड? तो आपको पता है कि सिर्फ झारखंड ही राइट ऑप्शन है, यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब देखिए 2011 का ये क्वेश्चन है झारखंड पीसीएस का, तो इसलिए यहाँ पे झारखंड अलग दिया है ऑप्शन में, बिहार अलग दिया है ऑप्शन में, ठीक है। तो समय के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन भी चेंज होता जाता है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? अब बहुत आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं, नहीं गुजरती है पूछा जा रहा है, तो मणिपुर से नहीं गुजरती है, बाकी त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, मिजोरम ये तीनों से गुजरती है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो है आपका देखते हैं, निम्नांकित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर या उज्जैन? तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन है वो गांधीनगर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि गुजरात में आपका कर्क रेखा गुजरती है और उसके सबसे अगर निकटतम पूछा जाए तो गांधीनगर हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाते तो आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, यहाँ पे सबका दिया गया है, अगरतला का अक्षांशीय क्या है, गांधीनगर का क्या है, जबलपुर का क्या है। तो यहाँ पे आप सबसे अगर नज़दीक देखेंगे तो वो गांधीनगर होगा। आगे देखिए, निम्न नगरों में कौन सा कर्क रेखा के निकट है? अब यहाँ पे देखिए आपको सिटी से पूछ लिया जा रहा है और बताएंगे यहाँ पे दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर और नागपुर। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा कोलकाता, क्योंकि आपको पता है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल जो है आपका वो इसके अंदर आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है? तो बताएंगे 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिण, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर, 33 है ये, सॉरी 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर या 0 डिग्री। ये 0 डिग्री आपका क्या है? भूमध्य रेखा है और आपको पता है उत्तर की तरफ है, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर दक्षिण होता तो वो मकर रेखा हो जाता। तो ये आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो कर्क रेखा के उत्तर में पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो 10th नंबर में जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अभी तो देखिए झारखंड तो कर्क रेखा में ही है, पर उसके ऊपर बोला जा रहा है, तो मणिपुर आई थिंक होगा, पर मैं एक बार देख लेती हूँ और ऑप्शन।
तो ये भी तो उसके उत्तर में, ये तो बी हो सकता है एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो, पर हम इसको एक बार पहले सारा ऑप्शन देख लेते हैं। इधर है ऑप्शन। तो देखिए मिजोरम और त्रिपुरा ये दोनों भी आपका कर्क रेखा के अंदर आता, तो मणिपुर ही आपका सही था। ठीक है, तो बी ऑप्शन ही सही था। चलिए आगे देखते हैं। जून माह में निम्न स्थानों में से कहाँ पर दिन की अवधि जो है वो अधिकतम होती है? दिन की अवधि अधिकतम होती है, ये बताना है आपको। तो हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल या दिल्ली? तो याद रखेंगे जून माह में डी ऑप्शन आपका दिल्ली बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस था और यहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए इसका जो कॉन्सेप्ट है इसको एक बार पढ़ लेंगे। तो सूर्य के उत्तरायण यानी भूमध्य रेखा के जब उत्तर जाते हैं यानी कि कर्क रेखा में जब प्रवेश करते हैं तो होने के बाद ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती जाती है। 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति में के सर्वोच्च बिंदु पर होता है। ठीक है, इस माह में कर्क रेखा से उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है और दिल्ली की जो स्थिति है वो उपयुक्त विकल्प है जहाँ पे दिन की अवधि जो है वो अधिकतम होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकटतम होगा? कर्क रेखा से सबसे निकटतम, तो एक बार देखेंगे ध्यान से और समझेंगे। तो यहाँ पे आप देखें तो जबलपुर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अहमदाबाद, उज्जैन, वाराणसी आपका नहीं होगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आपको अक्षांश सारा दिया हुआ है। ठीक है, तो जबलपुर जो है आपका वो सबसे निकटतम आप कह सकते हैं हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपका काफ़ी बार पूछा जाता है और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कर्क रेखा से संबंधित। तो भारत की नदियों में कौन जो है कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? तो कौन हो जाएगी? माही, चंबल, नर्मदा या इनमें से कोई नहीं? यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा माही। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको बिल्कुल एज इट इज़ आप याद रख लीजिए। ठीक है, तो यह मध्य प्रदेश से उद्गमित होकर राजस्थान, गुजरात में प्रवाहित होते हुए खंबात की खाड़ी में गिरती है और ये आपको ध्यान रखना है। माही नदी जो है वो 2 बार कर्क रेखा को पार करती है। अब जो हमारा टॉपिक है वो मानक समय से, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है अधिकांश, जो है कि कितना ग्रीनविच समय से देखिए कितना आगे है। ग्रीनविच वाला टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था, ये हमने आई थिंक क्लास 6 में भी पढ़ा है और 7 में भी पढ़ा है, तो बहुत अच्छे से आप इसका जो कॉन्सेप्ट है वो समझते होंगे। तो आप यहाँ पे देखिए ये आपका ग्रीनविच समय है जो 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर में स्थित है और कुछ इस प्रकार से है। तो यहाँ पे देखिए सारा आपको चीज़ बताया गया है। मैं एक बार दिखा इसलिए रही हूँ ताकि आप क्वेश्चंस करते वक्त याद रखें। तो देखिए भारतीय मानक समय यामी-उत्तर रेखा की बात करें तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कुल कितना है? 5 राज्य है जहाँ से होकर के ये यामी-उत्तर रेखा गुजरती है और ये प्रधान यामी-उत्तर पूर्व से पश्चिम दोनों और 180 डिग्री तक देशांतर रेखाएं होती है और कुल मिलाकर 360 तक होती है। सभी देशांतर पृथ्वी को बराबर भागों में विभाजित करती है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको जो जाननी थी वो मैंने आपको बता दी है। यहाँ पे इसका आपको पता है 1 डिग्री घूमने में कितना 4 मिनट का समय लगता है, कुछ ऐसे ही आपको कैलकुलेट करके इसका आंसर निकालना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, जब भारतीय मानक समय के यामी-उत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बज रहा है, तो उस स्थान की अवस्थिति बताना है आपको कितना होगा। ठीक है, तो ये आपका जो है थोड़ा सा कह सकते हैं कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। तो कितना होगा मैं आपको बता दे रही हूँ, 172 डिग्री 30 मिनट पूर्व जो है ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए किस प्रकार से इसको निकाला गया है। कहा जा रहा है कि 6 बज रहा है ना, तो एक जगह मध्य रात्रि है आपका, ठीक है, अर्धरात्रि है और एक स्थान पर सुबह के 6 बज रहे हैं, तो वह स्थान भारत से पूर्व में होगा सबसे पहले, क्योंकि पूर्व में ही सुबह सबसे पहले होती है। ठीक है, इतनी बातें पहले क्लियर रखिए। और 6 घंटे के अंतराल पर उनको यामी-उत्तर के बीच 15 डिग्री से 6 को इंटू किया गया है, क्योंकि 6 घंटे का अंतराल है। और तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि 15 डिग्री आपका 1 घंटे का है लगभग। ठीक है, और जो मानक यामी-उत्तर है वो कितना है? 82.5 डिग्री है। तो इस प्रकार से अगर आप निकालेंगे तो 90 डिग्री का उसको प्लस करके आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे,
हालांकि इतना ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। एनसीईआरटी में जो एक आपका अरुणाचल प्रदेश वाला दिया है वो पूछ लिया जाता है, कई बार आपका जो है वो लंदन वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ज़्यादा जो है आपसे इस प्रकार से कैलकुलेटिव क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो आपको हालांकि थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए कि किस प्रकार से इसको कैलकुलेट किया जाता है, ताकि अगर हो सकता है आपसे डिग्री में क्वेश्चन अगर आ गया कि इतना डिग्री का आप बताइए कितना समय से वो आगे या पीछे है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे उसको कैलकुलेट किया जाएगा। अब यहाँ देखिए पूछा जा रहा है कि देखिए यही है वो अरुणाचल प्रदेश वाला। तो ये फेमस क्वेश्चन है, ये आपके एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है और आगे भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखिए गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होता है। ये सीधा सीधा आपका एनसीईआरटी में दिया गया है, एग्जैक्ट डेटे के साथ क्वेश्चन पूछा गया है, जो आपको पता होगा कि 2 घंटे का होता है। ठीक है, दोनों में अंतर क्या होता है अगर मैं बात करूँ, ये आपका अगर भारत की स्थिति में देखें, इधर आपका गुजरात और इधर आपका अरुणाचल प्रदेश, तो इसका जो सबसे ज़्यादा इधर का सबसे पश्चिमतम भाग और इधर का सबसे पूर्वी भाग का पूछा जा रहा है कि कितने घंटे का अंतराल होगा। तो क्या होगा वो 2 घंटे का, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और कैसे इसको निकाला है यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं कि गुजरात का देशांतरीय विस्तार कितना है, फिर उसका अरुणाचल प्रदेश का कितना है, कितने का अंतर है, उसको इस तरह से आपको कैलकुलेट किया गया है। आगे यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर व भोपाल के देशांतर रेखाओं के बीच है। आपको कथन पे विचार करना और सही कथन का आंसर आपको देना है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर और भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच में है, ये आपका जो फैक्ट है वो गलत है। आगे देखते हैं, औरंगाबाद का अक्षांश वडोदरा व पुणे के अक्षांश के बीच में है, ये सही है। बंगलुरु की अवस्थिति जो है वो चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणवर्ती है, ये भी सही है। तो 2 और 3 सही है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से आपका पूरा दिया गया है, हालांकि इतना डाइवर्जन के साथ क्वेश्चन आपका पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, तो उसका आप ध्यान रखिए। यहाँ पे जो कथन दिया गया है इसको आप अच्छे से नोट कर सकते हैं, ताकि आपका एक और डेटा आपके दिमाग में स्टोर हो जाए कि हाँ इस प्रकार की चीज़ें भी हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहर जो है बताना आपको, निम्नलिखित में से कौन सा शहर है जो भारतीय मानक समय देशांतर के निकटतम है। रीवा, सागर, उज्जैन या होशंगाबाद। बताएंगे, राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा रीवा। ठीक है, तो मध्य प्रदेश था, आपको पता है मध्य प्रदेश हमने आपको बताया था। तो लगभग बहुत ही नज़दीक में आपका सबसे ज़्यादा क्या है, रीवा ही है। सागर भी आपका तो उधर ही है, पर सबसे नज़दीक आपका रीवा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि यदि भारतीय मानक समय के अनुसार 10 बज रहे हैं पूर्वाह्न और यहाँ पे देखिए आपको डिग्री दे दिया गया है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलोंग का स्थानीय समय क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है, 10:38 पूर्वाह्न यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। कैसे बनेगा, तो देखिए आपको एग्जैक्ट वैसे ही जैसे आपको पता है 1 डिग्री में 4 मिनट का समय लगता है, यहाँ 92 डिग्री दिया गया है, इसी प्रकार से इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और आपको पता है 82.5 डिग्री होता है टोटल, और उससे माइनस कर देंगे, जो डिग्री आपका निकल के आएगा उसको मिनट में कन्वर्ट कर देंगे। तो 38 मिनट हो रहा है और 10 बज रहा है, तो वहाँ पे 38 मिनट आपका ज़्यादा है, आगे है, तो 10:38 हो जाएगा। क्लियर है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यदि भारतीय मानक समय यामी उत्तर पर जो बताया ना बस वही पूछा जाएगा, इतना आपसे डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के भी क्वेश्चंस रहते हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा एलोब्रेट क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हालांकि फिर आप मैं आगे के जितने भी टॉपिक करवाऊँगी उसमें बिल्कुल भी अंतर नहीं होता है, जो भी थोड़ा बहुत आपका कॉन्सेप्चुअल पार्ट है वो आपका थोड़ा अंतर देखने को मिलता है। यदि भारतीय मानक समय यामी उत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा। इसको पॉज करके आप खुद से कैलकुलेट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे जो हो जाएगा वो 14.30 यानी कि 2.5 आपका हो जाएगा। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं। भारतीय मानक समय की यामियोत्तर कहाँ से नहीं गुजरती है, ये पूछा जा सकता है। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिए। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश। 7वें नंबर में जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश आपका हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय समय मानक समय की देशांतर रेखा जो है वो किस नगर से होकर गुजरती है, ये बताना है आपको। तो यहाँ पे बताएंगे, ये तो इजी लग रहा है। नागपुर, दिल्ली, पटना, इलाहाबाद। इलाहाबाद हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा है। तो कई बार तो बता चुकी हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देखते ही आंसर आपको आ गया होगा। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्व, ये आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय मानक समय निम्नलिखित में से किस स्थान के समीप से लिया गया है। तो बहुत अच्छे से इसको आप बता सकते हैं, अभी अभी आपने देखा है। इलाहाबाद, लखनऊ, मेरठ या मुजफ्फरनगर। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, याद रखिएगा इलाहाबाद, नैनी। ठीक है, आगे देखिए, फिर से क्वेश्चन है, ये आपको अभी स्टार्टिंग में ही मैंने बताया, ये वाला टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ही बताया है। तो इसका क्या आंसर होगा देख लेते हैं। भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच मध्य समय के में कितना अंतर पाया जाता है। तो माइनस में आपको नहीं जाना है, यहाँ पे याद रखिए 5.5 घंटे जो है यहाँ पे आपको प्लस में आंसर रखना है अपना। ठीक है, 5.5 घंटे ज़्यादा होता है। ठीक है, आगे होता है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए, ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय 5 बजे हो रहा है तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय कितने समय पर होगा। अगर 5 बजे हो रहा है तो गुजरात में कितने बजे होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखिएगा 5:30 तो नहीं होगा, आधे घंटे का अंतर तो है नहीं। 6 बजे भी नहीं होगा, 1 घंटे का अंतर भी नहीं है। आप इसका आंसर ऑलरेडी जानते हैं, कितना होगा, 7 बजे होगा। 5 बजे, क्योंकि आपको पता है 2 घंटे का अंतर होता है, तो 7 बजे होगा सूर्योदय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है। दिल्ली के पूछा जा रहा है सबसे समीप, तो बताएंगे यहाँ पे बेंगलोर, हैदराबाद, नागपुर या पुणे, कौन सा आपका सही हो जाएगा। तो 13 नंबर में आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो बंगलोर हो जाएगा। ठीक है, बंगलुरु, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है दूरस्थ बिंदु। मतलब यहाँ पे आपको बताना है, देखिए 31 अक्टूबर 2019 से भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी राज्य क्या है, गुजरात है, उत्तरी राज्य आपका हिमाचल प्रदेश और दक्षिणी राज्य आपका तमिलनाडु है। और राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की सर्वाधिक उत्तरी भाग क्या है, लद्दाख, और दक्षिणी भाग आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो राज्य का अलग याद रखिए, और यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरीज़ यानी कि केंद्र शासित प्रदेश का अलग आपको याद रखना है। इसके बाद सबसे, ये आपको कुछ पॉइंट्स है जो मैं बता रही हूँ ताकि आप क्वेश्चंस को गलत ना करें। ठीक है, याद करवाना आपको ज़्यादा बेहद ज़रूरी है मेरे लिए, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। दक्षिणी बिंदु कौन सा है, सबसे ज़्यादा सर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, कहाँ है, तो ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप में। ठीक है, और दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, कन्याकुमारी, तमिलनाडु, याद रखिएगा। और अगर हम उत्तरी बात करें, नॉर्दर्न मोस्ट की बात करें, तो सियाचिन ग्लेशियर के निकट इंदिरा कोल। तो इंदिरा पॉइंट और इंदिरा कोल में कंफ्यूज नहीं होना है, ये लद्दाख में है आपका, और ये आपका जो है तमिलनाडु। इंदिरा पॉइंट जो है दक्षिणतम है, और उत्तर में सबसे ज़्यादा क्या है, इंदिरा कोल। ठीक है, और इसके बाद बात किया जाए, यहाँ पे देखिए आप सबसे पश्चिमतम जो पॉइंट है यहाँ पे हो जाएगा गुजरात में गुहार मोती। ठीक है, गुहार मोती ये हो जाएगा आपका। और इधर आपको पता होगा पूर्वी में सबसे पूर्वतम पॉइंट कौन सा है, तो किबिथू है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। उत्तरी आपको बताया मैंने, लद्दाख में इंदिरा कोल, और दक्षिण में इंदिरा पॉइंट, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिए, सबसे दक्षिणतम कौन सा इंदिरा पॉइंट है। लेकिन यहाँ पे मुख्य भूमि की अगर बात की जाए, अगर आपसे प्रश्न में पूछ लिया जाए कि मुख्य भूमि पर सबसे दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है, तब आपका कन्याकुमारी हो जाएगा। क्लियर है, तो ये सभी बातें याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आप सारे क्वेश्चंस बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे।
भारत का सुदूरतम बताएंगे दक्षिणी पॉइंट, दक्षिणी पॉइंट पूछा जा रहा है, ये वाला पॉइंट पूछा जा रहा है। सबसे दक्षिणतम क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए मुख्य भाग, मुख्य बिंदु, ऐसा कुछ भी यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया है, तो क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? याद हुआ कि नहीं हुआ बताइए। अब यहाँ पे आपको ऑप्शंस के माध्यम से जाना है। तो देखिए सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट आपको नहीं भी दिखे तो क्या दिख रहा है? बड़ा निकोबार, निकोबार में ही आपका क्या है? इंदिरा पॉइंट है। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकंड का बी हो जाएगा। क्लियर है? ऐसा नहीं कि वहाँ पे आप कन्याकुमारी लगा के आ जाओ। ठीक है, अब यहाँ देखिए भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट जो है वो कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में, छोटा निकोबार में, बड़ा निकोबार में, या कार निकोबार द्वीप में? तो ये थोड़ा सा आपको मतलब परेशान करने के लिए क्वेश्चन है, पर आप परेशान होंगे नहीं, बताया है पहले ही आपको। बड़ा निकोबार हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको एंजॉय आप कर रहे होंगे, क्वेश्चंस आपको याद हो रहे होंगे, क्योंकि रिपीट ही इतनी बार हो रहा है। इतना बार रिपीट होगा तो आपको याद हो ही जाएगा। बताइए भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है वो सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी। ठीक है, तो सबसे पश्चिमी क्या है? गुजरात है, और सबसे पूर्वी क्या है? अरुणाचल प्रदेश है। कुछ और देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, पूर्वी और पश्चिमी ऐसे आपका क्रम है, पहले पूर्वी बताना है फिर पश्चिमी बताना है। तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे सुदूर पश्चिम का कौन सा बिंदु है? बताएंगे। गुजरात में है, गुजरात में है, यहाँ तक तो ठीक है। अब बताना है पश्चिम और पूर्व, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु क्या है, ये आपको बताना है। बताएंगे यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा, पश्चिम देख के पश्चिम में गुजरात, ये आंसर आप टिक मत कीजिएगा, गड़बड़ हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। बता रही हूँ कैसे। अक्षांश, आप यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अक्षांश में ये आपका दिया गया है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो अक्षांश में आपको पता है चाहे पश्चिम तरफ हो या पूर्वी तरफ हो, पूरा भारत ही आपका पूर्व साइड में है, तो यहाँ पे आपका पूर्व हो जाएगा। क्लियर है? अब आपको देखिए यहाँ पे आप भारत के मुख्य भूमि का सुदूरस्थ पश्चिमी बिंदु आपका अक्षांश, यहाँ पे आप देखेंगे 23 डिग्री, यहाँ पे आपका यहाँ पे जो है 713 डिग्री की बात करें, उत्तरी अक्षांश से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पे आपका गुहार मोती यानी कि गुजरात स्थित है। तो क्योंकि यह अक्षांश के डेटा के साथ आपका दिया गया है, तो उत्तरी ही यहाँ पे पूर्वी ही होगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि आपका पूरा वर्ल्ड में आपका भारत कहाँ पे पॉइंट करता है? पूर्वी साइड में, तो इसलिए आपका ये आंसर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? हैदराबाद, भोपाल, लखनऊ या बेंगलोर? 6 नंबर में आपका राइट ऑप्शन क्या होगा बताएंगे। याद रखिएगा यहाँ पे लखनऊ हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत का वह कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी अरब सागर और हिंद महासागर में मिलती है? थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है यहाँ पे। तो कन्याकुमारी जो है वो जगह है जहाँ पे आपका, जैसे आप इस एरिया में जाएंगे तो यहाँ पे कन्याकुमारी के बाद आपको पता है कि बंगाल की खाड़ी है इधर, और इधर है अरब सागर खाड़ी, और यहाँ पे है हिंद महासागर, और ये आपका कहाँ पे आपका जो है मिलती है? तो कन्याकुमारी हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट हमारा टॉपिक है सीमावर्ती देश। यहाँ से क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो फटाफट से हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बांग्लादेश की बात करें, कितना किलोमीटर है याद रखिए इसको। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, बिल्कुल कहीं आप नोट कर सकते हैं। बांग्लादेश से आपका कौन कौन सा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो है आपका अलग मतलब सीमा मिलाता है? तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। कितना है याद रखिए? 5 बांग्लादेश से। चीन की बात करें तो चीन से आपका कितना मिलाता है? 3488 किलोमीटर। ठीक है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, टोटल कितना है? तो यहाँ भी आपका टोटल 5 है, पर याद रखिए यहाँ पे यूटी भी है,
यानी कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि राज्य कितने हैं 4 और एक है आपका केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा। पाकिस्तान की बात करें तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, राज्य कितने हैं 3। ठीक है, ऐसे याद रखना है। यूटी कितने हैं 2, ऐसे याद रखना है आपको। नेपाल की बात करें, नेपाल में कौन कौन मिलाता है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे भी 5 हो गया। म्यांमार की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर, मिजोरम। ठीक है, भूटान की बात करें तो ये भी आपको डेटा एक कहीं पे आपको नोट कर लेना चाहिए। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। लद्दाख है आपका अफगानिस्तान में, सबसे कम सीमा मिलाता है 106 किलोमीटर। ठीक है, तो ये पूछ लिया जाता है कई बार। सबसे लंबी स्थलीय सीमा कौन मिलाता है, बांग्लादेश। सबसे छोटी स्थलीय सीमा कौन मिलाता है, अफगानिस्तान। ठीक है, भारत बांग्लादेश का सबसे लंबी सीमा मिलाने वाला राज्य कौन सा है, पश्चिम बंगाल। जबकि भारत म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा कौन मिलाता है, अरुणाचल प्रदेश। तो यही सब कुछ पॉइंट है जो आपको नोट करना है, इसको आप नोट कर लीजिए। और बस इतना ही है, छोटा सा पॉइंट से आप पूरा एक टॉपिक को कवर कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब देखिए यहाँ पे यहाँ पे जो एक टेबल के माध्यम से दिया गया, इसको मैं दिखा रही हूँ ताकि क्वेश्चंस आप गलत ना करो। एक से अधिक देशों की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं लद्दाख जो है ये आपके पाकिस्तान से भी मिलाता है, अफगानिस्तान से, चीन से। उत्तराखंड आपका चीन और नेपाल 2 जगह से मिलाता है। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, तीन देश से मिलाता है। सिक्किम की बात करें तो ये नेपाल, चीन, भूटान 3 देश से मिलाता है। असम आपका 2 देश से मिलाता है। अरुणाचल प्रदेश आपका 3 देश से मिलाता है, चीन, म्यांमार, भूटान। और मिजोरम आपका 2 देश से मिलाता है, बांग्लादेश और म्यांमार। तो आपको क्लियर हो गया है। ये देखिए पूरा आपको जो एरिया है यहाँ से पाकिस्तान का, चीन का, नेपाल, भूटान, म्यांमार, ठीक है, बांग्लादेश, तो ये किस प्रकार से मिला है सीमा, आप इसको देख सकते हैं। बहुत आसानी से आपको याद रह जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला ही क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा। यहाँ पे और भी कुछ फैक्ट्स हैं जो हम अभी क्वेश्चंस के माध्यम से बहुत अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं फटाफट। पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो देखिए आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। असम भूटान बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। असम जो है वो क्या भूटान और बांग्लादेश दोनों की सीमाओं से लगा हुआ है, तो ये आपका सही है बिल्कुल। पश्चिम बंगाल जो है वो भूटान और नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है, तो ये भी आपका सही है। मिजोरम जो है वो बांग्लादेश और म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है, इसलिए ये आपको पहले मैंने दिखाया ताकि आप इसका आंसर अच्छे से कर पाओ। तो तीनों ही सही है, 1, 2 और 3 यहाँ पे तीनों सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए आप ये देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं ये पश्चिम बंगाल, इधर बांग्लादेश देखिए कहाँ कहाँ, यहाँ पे देखिए पश्चिम बंगाल में मिला रहा है, फिर शिलोंग है, इधर नेपाल का एरिया, भूटान का एरिया भी आपको देखने को मिल रहा है, इधर म्यांमार का एरिया देखने को मिल रहा है। कौन कौन सा राज्य मिला रहा है ये सारा कुछ आपको एक मैप के माध्यम से देखने को मिल रहा है। ये देखिए बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश में नहीं मिलती है, बांग्लादेश से नहीं मिलती है? मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर या मिजोरम। बताना है कि बांग्लादेश से कौन सी सीमा नहीं मिलती है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मणिपुर नहीं मिलती है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मेघालय भी मिलती है, त्रिपुरा भी मिलती है और मिजोरम भी मिलती है। मणिपुर नहीं मिलती। देखिए कौन कौन सा कितने किलोमीटर मिलती है, पॉज करके नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? बांग्लादेश से नहीं बनाता है, बताएंगे। असम बनाता है, नागालैंड बताएंगे आप, क्या यहाँ पे आंसर राइट हो जाएगा। मेघालय तो बनाता है, मिजोरम भी बनाता है, नागालैंड नहीं बनाता है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य। आपको इतना बार दिखाया मैंने मैप में भी और ऐसे टेबल के माध्यम से भी, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और देखिए मेघालय भी है, असम भी है, पश्चिम बंगाल भी है, त्रिपुरा भी है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए तो नागालैंड नहीं मिलाता है, यहाँ भी नागालैंड है और यहाँ भी नागालैंड है। तो एक बार में ही आप आंसर को अपना सही कर सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती हैं। भूटान के साथ नहीं मिलती है, बताना है आपको भूटान के साथ कौन सीमा नहीं साझा करता है। तो 5th नंबर में आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मेघालय नहीं करता है, सिक्किम भी करता है, अरुणाचल प्रदेश भी करता है, पश्चिम बंगाल भी करता है। ठीक है, आपको तो पता ही होगा, यहाँ पे आपका पहले सिक्किम ही आता है ना, भूटान के जस्ट बगल में ही है सिक्किम। फिर अरुणाचल प्रदेश तो करेगा ही, क्योंकि इस तरफ आपका अरुणाचल प्रदेश है, इस तरफ आपका सिक्किम है, इसके बाद पश्चिम बंगाल इधर है आपका, तो ये करेगा ही, मिलाएगा ही। तो इस प्रकार से अगर मैपिंग करेंगे ना तो फिर बहुत आसानी से आप आंसर इसका दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कौन सा जो भारतीय राज्य है भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता है। फिर से अगेन वही क्वेश्चन है, तो भूटान के साथ कौन नहीं बांटता ये बताना है आपको। असम, सिक्किम, बिहार या अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन है वो बिहार हो जाएगा। बिहार जो है वो नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, लेकिन भूटान के साथ नहीं करता है। एकमात्र सीमा साझा करता है नेपाल के साथ बिहार। ठीक है, मतलब एक बिहार ही है जो अकेला है, ठीक है, जो नेपाल के साथ ही सिर्फ साझा करता है और किसी देश के साथ नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको एक मैप के माध्यम से दिया है। तो यहाँ पे आपको 3 जो जगह बताया गया है, एक आपका गुजरात वाला एरिया है, एक बी और एक यहाँ सी। तो बताना यहाँ पे कौन कौन सा क्या हुआ था। सीमा विवाद का निपटारा, नदी जल का बंटवारा, सैन्य दलों का विनियोजन। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन है आपका। 1998 में भारत पाकिस्तान के बीच जो संवाद हुआ, सम्मिश्रित संवाद हुआ है, 3 विवादग्रस्त मुद्दों पर बताना है कि क्या होगा यहाँ पे। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या होगा। एक बार में नहीं आएगा ये, ऐसे थोड़ा सा इसको हम छोटा कर देते हैं ताकि क्वेश्चन आपको एक बार में दिख जाए। तो देखिए, अगर हम बात करें गुजरात वाला एरिया का, तो यहाँ पे क्या हुआ, सीमा विवाद का, यहाँ पे जो है सीमा विवाद का निपटारा हुआ, यानी कि 1 का 2 हो जाना चाहिए। बी की बात करें तो सैन्य दल का विनियोजन, और यहाँ पे नदी जल का बंटवारा हुआ, सिंधु नदी वाला, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3rd हो जाएगा, यानी कि ए का 2, बी का 1, सी का 3, यानी ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है। मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड। बताएंगे 8th नंबर में राइट ऑप्शन क्या होगा। तो म्यांमार से स्पर्श करती है, बताइए अधिकतम सीमा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है। म्यांमार से पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे बताएंगे नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, ये तीनों। असम नहीं होगा, ए ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। एक बार बताने के बाद बहुत इजी हो गया होगा आपको आंसर देना। भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा समूह जो है वो पाकिस्तान से सीमा बनाता है। बताएंगे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान। तो राजस्थान है क्या, देखिए पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात। तो यहाँ पे देखिए हिमाचल प्रदेश जो है वो आपका पंजाब से है क्या, एक बार आप देखिए, हिमाचल प्रदेश तो नहीं है। यहाँ पे देखिए जम्मू कश्मीर, राजस्थान, हरियाणा है क्या, नहीं है। हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे भी आपका हिमाचल प्रदेश आ गया। तो यहाँ पे आपका सटीक जो है वो बी है। पंजाब भी है, जम्मू कश्मीर भी है, राजस्थान भी है और गुजरात भी है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य का युग्म बताना है। सिक्किम, भूटान, सिक्किम, बिहार, असम, बिहार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य, तो एक बिहार हो जाएगा। बिहार देखिए, सिक्किम और असम 2 जगह दिया हुआ है, तो क्या असम होगा या क्या सिक्किम होगा। आप खुद से दिमाग लगाएंगे तो इसका आंसर बहुत आसानी से दे पाएंगे। सिक्किम बिहार हो जाएगा। असम कहाँ, असम है, असम तो बहुत दूर पड़ गया ना, सिक्किम आपको देखने को मिल जाएगा वहाँ पे, तो बी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा मिलती है। देखते ही आंसर आ गया होगा।
बचपन में MBA, काफ़ी बार बताया है मैंने आपको ये ट्रिक। तो B यानी कि बचपन का B आपका बांग्लादेश होता है। D ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और कितना मिलाता है 40, यहाँ पे देखिए 4096.7 किलोमीटर है। और सबसे छोटा कौन सा मिलाता है? अफ़गानिस्तान। MBA बताओ, बचपन में MBA सबसे लास्ट में A आता है, अफ़गानिस्तान, और 106 किलोमीटर है ये। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई कौन सी वो रेखा थी, बताएंगे। भारत पाकिस्तान के बीच बहुत ज़्यादा जो है प्रसिद्ध है ये क्वेश्चन। डुरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, मैगिनॉट रेखा और रेड क्लिफ रेखा, ये चारों का ना आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन किस देश का यहाँ पे होगा, क्योंकि ये चारों ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बताते हैं हम आपको, रेड क्लिफ हो जाएगा, D ऑप्शन सही है। ठीक है, और आप कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि हाँ बहुत ही सिंसियरली आप यहाँ तक फॉलो किए हैं पूरा वीडियो को। रेड क्लिफ रेखा कौन सी है बताइए। अभी हमने आपको यहाँ बताया, क्या हो जाएगा? भारत और पाकिस्तान सीमा रेखा, B ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए, डुरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करता है? डुरंड लाइन जो है वो किसके साथ करता है? तो याद रखिएगा ये करता आपका अफ़गानिस्तान के साथ, A ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए एक पॉइंट इसको भी ध्यान में रखिए, इस सीमा का निर्धारण 1893 में ब्रिटिश कर्नल मोर्टिमर डुरंड के द्वारा अफगानों के साथ समझौता के माध्यम से किया गया था। भारत पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का उदाहरण कौन सा है? अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है। किस प्रकार का उदाहरण है? पूर्ववर्ती सीमा का, अवशिष्ट सीमा का या परवर्ती सीमा का? तो बताना है यहाँ पे। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अध्यारोपित सीमा के आधार पे किया गया है, A ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अध्यारोपित सीमा क्या होता है? एक ऐसी सीमा जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है। तो 1947 में भारत और पाकिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपित सीमा को साझा किया था। मैकमोहन रेखा बताएंगे किससे संबंधित है? तो भारत और चीन से संबंधित है, A ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? भारत और चीन के बीच किसको कहते हैं? मैकमोहन रेखा, याद रखिएगा, A ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब आपको देखिए सारा क्लियर हो रहा होगा। मैकमोहन रेखा भारत चीन, रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान, इंदिरा पॉइंट क्या है? तो सबसे दक्षिणतम पॉइंट है। डुरंड रेखा क्या है? अफगानिस्तान के साथ यहाँ पे सीमा का नाम हो गया, सीमा रेखा। ठीक है, तो सारा कुछ आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं, याद हो रहा है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है, बताएंगे। उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन भारत और चीन की बताना है आपको, तो क्या हो जाएगा? मैकमोहन रेखा, B ऑप्शन। मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है, किसके बीच बनाती है? भारत और चीन के बीच, A ऑप्शन अगेन सही हो गया। आगे देखिए, किसके द्वारा भारत श्रीलंका किससे अलग होता है? अब श्रीलंका से अलग होता है, स्वेज नहर नहीं होगा, खंबात की खाड़ी भी नहीं होगा, कच्छ की खाड़ी भी नहीं होगा, पाक जलडमरू। ठीक है, पाक जलडमरू मध्य यानी कि पाक स्ट्रेट जो है आपका, वो श्रीलंका और भारत को अलग करता है। आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? भारत के किस प्रदेश की सीमा जो है वो तीनों से मिलती है, नेपाल, भूटान और चीन? तो कौन होगा वो जो नेपाल और भूटान और चीन तीनों से मिलाएगा सीमा? तो आपको आंसर बहुत अच्छे से पता होगा इसका। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सिक्किम। ठीक है, D ऑप्शन सिक्किम यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेपाल भी, भूटान भी और चीन भी, ये जो बिल्कुल इस तरह से बना होता है ना, ये है आपका सिक्किम, जो इधर आपका नेपाल, इधर आपका नेपाल, इधर भूटान और इधर चीन, तीनों से मिलाएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? अभी आंसर आपको जस्ट बताया मैंने, 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, कौन सा होगा? तो यहाँ पे देखिए, सिक्किम तो है नहीं ऑप्शन में, बताइए। असम, नागालैंड, त्रिपुरा या पश्चिम बंगाल? तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो त्रिपुरा हो जाएगा। ठीक है, C ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपका अंतर्राष्ट्रीय सीमा मिलाता है, पश्चिम बंगाल के केवल उत्तरी क्षेत्र के 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है।
भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम बताना है आपको। आरोही क्रम यानी पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विस्तार ये आपको बताना है, इसलिए आपको जो है किलोमीटर भी याद करने को मैंने बोला था। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, पहले नेपाल हो जाएगा, फिर पाकिस्तान, फिर चीन, फिर बांग्लादेश। तो बांग्लादेश सबसे पीछे होना चाहिए, तो 2 जगह था। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पाकिस्तान से बड़ा तो नेपाल नहीं हो सकता, तो पहले नेपाल हो जाएगा, फिर पाकिस्तान। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आंसर आप कर सकते हैं, बहुत ही ईजी था। तो ये था पूरा क्वेश्चंस आपका जो है यहाँ पे लगभग, देखिए यहाँ पे सारा दिया गया है, इसको अच्छे से आप नोट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो ये पूरा हमारा जो है आज ख़त्म हो गया, जिसके अंदर हमने कौन कौन सा टॉपिक आज देखा। हमने क्षेत्रफल को पढ़ा, हमने इसका अक्षांशीय विस्तार देखा, भारत के और कर्क रेखा को हमने देखा, मानक समय रेखा को देखा, जो दूरस्थ बिंदु है जहाँ पे हमने पढ़ा उत्तरी बिंदु, दक्षिणतम बिंदु, पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, ठीक है, वो हमने देखा। उसके बाद सीमावर्ती देश कौन कौन से हैं वो हमने देखा। ये पूरा सामान्य परिचय था। कल जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम क्या देखने वाले हैं, तो भौतिक विभाजन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें हम भारत के प्राकृतिक प्रदेश के बारे में जानेंगे। और भी जैसे क्वेश्चन का जितना लेवल होगा, जितना ज़्यादा क्वेश्चंस आपका बड़ा होगा, उस माध्यम से हम उसको करने की कोशिश करेंगे। और इसी प्रकार से पूरा आपको ज्योग्राफी कंप्लीट कराया जाएगा टॉपिक वाइज। तो वीडियो में ज़रूर अंत तक बने रहिएगा, और अगर आपको ये पूरा पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।